हेलो बच्चों, आज फिजिक्स में अपन जो कि यूनिट चल रही है इलेक्ट्रोस्टैट, इसमें आज हम पढ़ेंगे कूलॉम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट इन मीडियम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कूलॉम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था और अपन ने जो कूलॉम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट में जो फोर्स निकाला था बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, वो एयर और वैक्यूम के लिए निकाला था। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज मीडियम में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखिए बेटा, स्पेशल पॉइंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 in air or vacuum, F naught is equal to K Q1 Q2, F naught is equal to 1/4 pi epsilon naught mod of Q1 mod of Q2 upon R square। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन सेम पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 इन मीडियम, अगर मैं मीडियम में अगर फोर्स निकालूं तो Fm इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई। यहाँ एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज में लिया, यहाँ मीडियम के लिए एप्सिलॉन यूज में लेंगे। मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। हियर एप्सिलॉन जो है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हम वैक्यूम में और मीडियम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल के आए हैं उनका अगर अपन रेशियो निकालें, F नॉट अपॉन Fm निकालें, तो F नॉट इज इक्वल टू, F नॉट की वैल्यू है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर, और Fm की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर। मॉड ऑफ Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई, तो F नॉट अपॉन Fm इज इक्वल टू आएगा आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हियर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं अपन एप्सिलॉन आर। हियर एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो एप्सिलॉन आर है वो रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की, तो देन F नॉट अपॉन Fm को अपन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर। तो मीडियम में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम में जो फोर्स है उसका 1/एप्सिलॉन आर टाइम्स होगा। और अपन को बच्चे पता है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होती है 1। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होता है एप्सिलॉन आर, या इसका एक और नाम है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है। जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो मीडियम में जो फोर्स होगा वो लेस होगा वैक्यूम में। तो एक क्वेश्चन आता है, इफ 2 पॉइंट चार्ज आर प्लेस्ड इन मीडियम देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज? तो आपका आंसर आएगा फोर्स विल बी डिक्रीज। अगर मैं किन्हीं 2 पॉइंट चार्ज को एयर और वैक्यूम से निकालकर मीडियम में प्लेस कर दूं तो मीडियम में प्लेस करने पर उनकी जो बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो Fm मीडियम में जो फोर्स होगा
वो वैक्यूम के फोर्स के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो बच्चों एक बार दोबारा देखते हैं स्पेशल पॉइंट। हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच में r डिस्टेंस है और दोनों के बीच में r डिस्टेंस और दोनों एयर और वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा F0 वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर इन्हीं दोनों पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 जो कि r डिस्टेंस पर हैं उनको मैं किसी मीडियम में प्लेस कर देता हूँ, एक ऐसे मीडियम में जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो उन दोनों पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा मीडियम में Fm होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ जो एप्सिलॉन है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड करूं, मतलब एयर और वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है उसमें डिवाइड करूं मीडियम में लगने वाले फोर्स का, तो F0 की वैल्यू अपन ने निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 इनटू मॉड ऑफ Q2 अपॉन r स्क्वायर, और मीडियम में जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो F0 अपॉन Fm किसके इक्वल आएगा, मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई, एप्सिलॉन ऊपर चले जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा, तो F0 अपॉन Fm इज इक्वल टू आएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ है एप्सिलॉन r, जिसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं, और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ से भी अपन आगे अपन इस एप्सिलॉन r को रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिफाइन करेंगे। तो F0 अपॉन Fm, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया एप्सिलॉन r, तो Fm इधर चले जाएगा, एप्सिलॉन r इधर आ जाएगा, तो Fm इज इक्वल टू क्या आएगा F0 अपॉन एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होती है अपन, जब एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ी है, 1 से ग्रेटर है, तो मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो कम हो जाएगा कंपेयर टू किसके, वैक्यूम के। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी हमने रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन r, या इसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको नोट करते हैं K से। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एप्सिलॉन r का जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ एप्सिलॉन जो है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो यहां से अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, जहां एप्सिलॉन नॉट जो है वो तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम है, और जो एप्सिलॉन है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। तो जो आपका एप्सिलॉन r है वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम और एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम का रेशियो है। तो अपन इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम is defined as the ratio of absolute permittivity of medium to absolute permittivity of एयर और वैक्यूम। तो जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम की वो रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ
absolute permittivity of medium to absolute permittivity of air और vacuum। और ये भी परमिटिविटी है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट भी परमिटिविटी है, तो दोनों का जो डायमेंशन होगा और जो यूनिट होगा वो सेम होगा, तो दोनों एक दूसरे की यूनिट को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो एप्सिलॉन आर है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को अपन अगर डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और ये इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बच्चों कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट किया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, लेकिन जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी की वजह से उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कूलॉम लॉ से फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर नोटेशन देखना पड़ेगा। तो वेक्टर नोटेशन क्या होगा कूलॉम लॉ का, तो देखिए बच्चों, वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलॉम लॉ, वेक्टर नोटेशन ऑफ कूलॉम लॉ या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम लॉ। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम लॉ को समझने के लिए देखिए अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, ये ओरिजिन हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज जेड एक्सिस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने दो पॉइंट चार्ज लिए। इस पॉइंट चार्ज को मैंने नाम दिया Q1 और इसको नाम दिया Q2। इस यहां जो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है। Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है कि Q1 और Q2 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी, और पॉजिटिव वैल्यू कब मिल सकती है Q1 और Q2 का प्रोडक्ट करने पर, जब दोनों का नेचर सेम होगा। और जब दोनों का नेचर सेम होगा, Q1 और Q2 दोनों सेम नेचर के होंगे, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा? रिपल्सन। और अगर Q1 Q2 लेस देन 0 हुआ तो दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होंगे, जिसकी वजह से दोनों चार्ज के बिटवीन अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। फिलहाल हमने Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 लिया है, कहने का मतलब दोनों चार्ज का नेचर सेम है। अब इस Q1 चार्ज का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 वेक्टर है, और Q2 चार्ज का r2 वेक्टर है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके एलोंग लगता है, तो मैंने दोनों चार्ज को ज्वाइन किया। अब देखिए बच्चों, Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो Q1 चार्ज Q2 पर किधर फोर्स लगाएगा? रिपल्सन फोर्स। Q1 लगा रहा है किस पे? Q2 पे, तो इधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा। इस फोर्स को मैंने लिया F, और किस पे लग रहा है? 2 पे लग रहा है, किसके थ्रू? 1 के थ्रू। इसको डिनोट किया F21 वेक्टर। F21 Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिमिलरली Q1 चार्ज पर फोर्स लगाएगा Q2, तो ये इधर लगाएगा। इस फोर्स को मैंने डिनोट किया F12 वेक्टर से। F12 वेक्टर का मतलब क्या है? F12 1 पहले आ रहा है, मतलब Q1 पे लग रहा है चार्ज, और 2 बाद में आ रहा है, किसके थ्रू लग रहा है? Q2 के थ्रू लग रहा है। अगर मैं F12 वेक्टर, F12 फोर्स की अगर डायरेक्शन लिखूं तो इस फोर्स की डायरेक्शन है Q2 से Q1 की तरफ, तो मुझे बताइए इसके लिए पोजीशन वेक्टर जो होगा वो इधर होगा। इस पोजीशन वेक्टर को मैंने डिनोट किया R। कहां से लग रहा है? 2 से लग रहा है, किधर की तरफ? 1 की तरफ। तो इनिशियल पोजीशन 2 है, 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो इनिशियल पोजीशन कौन सी है? 2, और फाइनल पोजीशन कौन सी है? 1। तो पहले हम इनिशियल पोजीशन लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन। इसको डिनोट किया मैंने R21 वेक्टर से। सिमिलरली F21 जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Q1 से Q2 की तरफ, Q1 से Q2 की तरफ। तो Q1 से Q2 की तरफ लगेगा, तो इसके लिए डायरेक्शन होगी ये वाली। अब इसके लिए पोजीशन वेक्टर क्या लिखूंगा मैं? इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
r21 वेक्टर हो गया, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा या पोजीशन वेक्टर मान लें r21, और इसके लिए क्या होगा r12 कैप होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो लग रहा है F21 वो 1 से 2 की तरफ लग रहा है, मतलब इनिशियल पोजीशन 1 है और फाइनल पोजीशन 2 है। तो पहले अपन इनिशियल पोजीशन लिखेंगे r1 और फिर लिखेंगे फाइनल पोजीशन, तो r12 कैप। तो ये अपनी सोच समझने की बात थी। यहाँ पे अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये ओरिजिन है, वो कोऑर्डिनेट x y और z, दो पॉइंट चार्ज है q1 और q2। q1 का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर और q2 का पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर। q1 और q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब दोनों का नेचर सेम है। q1 और q2 दोनों सेम नेचर के हैं, सेम नेचर होने की वजह से दोनों रिपल्सन लगाएंगे। q1 वाला फोर्स लगाएगा q2 पर इधर की तरफ, जिस फोर्स को हमने डिनोट किया है F21 वेक्टर, और q2 फोर्स लगाएगा q1 पर किधर की तरफ, इधर की तरफ, इसको डिनोट किया है F12 वेक्टर। अब मुझे बताइए F21 वेक्टर की डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर क्या होगा r12 कैप, क्योंकि ये फोर्स 1 से 2 की तरफ लग रहा है, तो इनिशियल पोजीशन 1 और फाइनल पोजीशन 2, तो r12 कैप। और पहले इनिशियल पोजीशन लिखते हैं फिर फाइनल पोजीशन लिखते हैं। और F12 फोर्स जो लग रहा है वो 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो इनिशियल पोजीशन 2 और फाइनल पोजीशन क्या है 1, तो इसको लिखेंगे पहले इनिशियल पोजीशन 2 और फिर 1 फाइनल पोजीशन r12 कैप। अब हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो बेटा समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q2 पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1, किसके थ्रू, Q1 के थ्रू। तो मुझे बताइए Q2 के थ्रू Q1 पे लगने वाले फोर्स को डिनोट किससे किया मैंने, F21 वेक्टर से। F21 का मतलब 2 पर फोर्स है 1 के थ्रू। अब देखिए बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q1 और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है Q2, तो मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। मैंने इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको लेट सपोज किया r, या मत मानिए r मत मानिए, हम r12 और r21 की फॉर्म में लिखेंगे। तो मुझे बताइए पोजीशन वेक्टर क्या है F21 का r12, तो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की r12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए r12 कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिया, q1 से q2 की जो डिस्टेंस है वो क्या लिया मैंने r12 वेक्टर। ये पोजीशन को डिनोट कर रहा है और पोजीशन ओवर वेक्टर भी ये होगा r12 वेक्टर। तो r12 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा r12 स्क्वायर। तो r12 कैप किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन को डिनोट कर रहा है, किस फोर्स की पोजीशन को, F21 वेक्टर की पोजीशन को। ये डायरेक्शन शो कर रहा है और ये डिस्टेंस को शो कर रहा है r12 डिस्टेंस है कहां से कहां तक की, Q1 से Q2 तक की। अब देखिए एक फॉर्मूला तो ये हो गया, आपने 11th क्लास में पोजीशन वेक्टर पढ़ा था। जैसे फॉर एग्जांपल r वेक्टर का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, वी नो दैट r कैप इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर r, या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं r वेक्टर अपॉन r। अगर किसी वेक्टर का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, जैसे हमें वेक्टर r का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर r का पोजीशन वेक्टर क्या है r कैप। तो r कैप किसके इक्वल होगा, उस वेक्टर में वेक्टर r में उसके मैग्नीट्यूड का अपन डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर r में किसका डिवाइड कर दिया, उसके मैग्नीट्यूड का r का। तो मुझे बताइए सो दैट r12 कैप किसके बराबर होगा, r12 कैप होगा r12 वेक्टर अपॉन r12 के बराबर। तो अपना दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन r12 स्क्वायर इनटू, हाँ भाई r12 कैप की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, r12 वेक्टर अपॉन r12। अगर इसको आगे सॉल्व करें अपन तो F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन r12 का स्क्वायर, और ये r12 तो होल क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा r12 वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं अपन सेकंड, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा लॉजिकली अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखिए
मुझे अब r12 वेक्टर को कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में, कैसे देखेंगे? तो देखिए आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये O पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया और इस पॉइंट को मान लिया मैंने B। तो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं OAB, इन ट्रायंगल OAB। OAB में एक चीज देखिए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बोलता है कि भाई सेम ऑर्डर में दो ट्रायंगल की दो साइड जो सेम ऑर्डर में हो, उनका जो सम होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में है उसके इक्वल होगा, वेक्टर सम। तो देखिए OAB में सेम ऑर्डर में कौन सी है? OA, O से A की तरफ, फिर A से B की तरफ गए तो ये कौन सा वेक्टर है? r12 वेक्टर है। तो देखिए OA किसके बराबर है आपका? r1 वेक्टर, प्लस A से B गए तो कौन सा वेक्टर आएगा? r12 वेक्टर, इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर में कौन सा? देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में, इसके हेड के ऊपर r12 वेक्टर की क्या आ रही है? टेल आ रही है। तो ये दोनों सेम ऑर्डर में है। और अपोजिट ऑर्डर में कौन सा है? r2, क्योंकि इसके हेड के ऊपर इसका हेड आ रहा है, तो ये r2 वेक्टर हो गया। तो मुझे बताइए r12 वेक्टर किसके बराबर होगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के बराबर होगा। r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के बराबर होगा। तो देखो मैंने आपको बताया भी था r12 1 इनिशियल पोजीशन है और 2 फाइनल पोजीशन है। r12 में 1 कौन सी पोजीशन थी? इनिशियल, और 2 कौन सी पोजीशन थी? फाइनल। तो पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो r12 में 1 इनिशियल पोजीशन 2 फाइनल पोजीशन, तो हम r2 वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल r1 वेक्टर लिख देंगे। अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखूं, अब इससे पहले देखिए अगर मैं r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं, r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से फोकस करें। f21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2 अपॉन, यहाँ r12 का होल क्यूब है, तो r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब। और r12 वेक्टर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ये तीसरा तरीका है फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। पहला तरीका पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में f21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2 अपॉन r12 का स्क्वायर r12 कैप। दूसरे स्टेप में हमने r12 कैप को लिख दिया r12 वेक्टर अपॉन r12, तो अपना नया फार्मूला आ गया f21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2 r12 का होल स्क्वायर, r12 कैप की जगह क्या लिख देंगे अपन? r12 वेक्टर अपॉन r12, नीचे r12 का होल स्क्वायर r12 होल क्यूब हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्म हो गया वेक्टर फॉर्म में। तीसरा फॉर्म क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल दिया मैंने OAB, O से A की तरफ गए तो पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 वेक्टर, A से B की तरफ गए तो पोजीशन वेक्टर क्या है? r12 वेक्टर, और O से B की तरफ, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में है, OA और AB सेम ऑर्डर में है दोनों, और OB जो है वो अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये रिजल्टेंट की तरह काम करेगा। तो r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? r2 वेक्टर। तो यहाँ से r12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अगर मैं r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो मॉड ऑफ r12 वेक्टर किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अब सेकंड इक्वेशन में r12 की जगह अपन रख देंगे मॉड ऑफ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, और r12 वेक्टर की जगह रख देंगे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो अपना नया फॉर्म क्या बनेगा? f21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2 अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के मॉड का होल क्यूब r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये तीन तरीके से अपन किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सिमिलरली अपन निकालेंगे Q2 चार्ज के थ्रू Q1 चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब उसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखिए बच्चों, अब हमें
Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के थ्रू लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। Q1 चार्ज पर Q2 चार्ज के थ्रू लगने वाला फोर्स। तो मुझे बताइए Q2 चार्ज के थ्रू Q1 चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो है F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। हाँ भाई, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, B से A की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो F12 वेक्टर की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो होगा R21। तो R21 का होल स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए लेंगे अपन R21 कैप। R21 जो कैप है वो पोजीशन वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F12 वेक्टर। तो ये एक फार्मूला हो गया। अब तक हमने 3 इक्वेशन पढ़ा, ये 4th इक्वेशन दे दिया अपने का। तो ये पहला फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, R21 का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी R21 कैप। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, पोजीशन वेक्टर को आगे सॉल्व करूं, तो अपन को पता है हियर R21 कैप किसके इक्वल होगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 के इक्वल होगा। तो देन नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन, हाँ भाई, R21 स्क्वायर, और R21 कैप की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, R21 वेक्टर अपॉन R21। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। नीचे लिखिए R21 का स्क्वायर और R21 पावर कितनी हो जाएगी, R21 की होल क्यूब और R21 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी अपनी 5। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लेंगे अपन OBA, इन ट्रायंगल OBA। अब देखिए OBA सेम ऑर्डर में चेक करिए, O से B गए, B से A गए, तो O से B इसका हेड और इसका B से A जाएंगे, तो R21 वेक्टर का क्या आ रहा है, यहाँ पे टेल आ रहा है, तो OB और BA सेम ऑर्डर में हो गए और OA अपोजिट ऑर्डर में हो गया। तो कहने का मतलब OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। तो मुझे बताइए OB वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, R2 वेक्टर को, BA वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, R21 वेक्टर को, और OA वेक्टर किसको डिनोट कर रहा है, R1 वेक्टर को। तो मुझे बताइए यहां से R21 वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, देखिए R21 वेक्टर में 2 जो है वो इनिशियल पोजीशन को डिनोट कर रही है और 1 फाइनल पोजीशन को डिनोट कर रहा है। तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। तो R21 वेक्टर में B से A, तो B तो इनिशियल पोजीशन हो गई और A कौन सी पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। तो B के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, R2, ये तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, और A के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, जो कि फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कौन सा है, R1 वेक्टर है, और इनिशियल पोजीशन वेक्टर कौन सा है, R2 वेक्टर है। किसके लिए, R21 वेक्टर के लिए। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर किसके बराबर होगा, R21 वेक्टर के बराबर होगा। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो R21 वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देन फ्रॉम इक्वेशन 5, फिफ्थ इक्वेशन से देखें तो F12 वेक्टर किसके इक्वल आएगा, अच्छा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब। R21 को क्या लिख सकता हूं मैं, मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब मल्टीप्लाई R21 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, R1 वेक्टर माइनस
R2 वेक्टर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। ये आपका अनदर फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करने का। इस तरीके से अपन वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों अपन ये देखेंगे कि जो कूलाम फोर्स है या जो कूलाम लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। कि कूलाम लॉ फॉलो न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन लॉ कैसे फॉलो करता है उसको अपन को देखना है। तो देखिए कूलाम लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन ने अपने थर्ड लॉ में बोला फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होगा उसका सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैट में देखूं तो अपने पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2। Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 चार्ज Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो जो Q1 चार्ज के थ्रू Q2 पे जो फोर्स लग रहा है और Q2 चार्ज के थ्रू Q1 पे जो फोर्स लग रहा है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा और डायरेक्शन होगी अपोजिट। इसको अपन को प्रूफ करना है। तो देखिए इसको समझने के लिए वही अपन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। अपने पास दो ही चार्ज हैं Q1 और Q2। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में और Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब दोनों सेम नेचर के हैं। तो रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन लगेगा तो Q1 वाला Q2 पे फोर्स लगाएगा इधर, तो ये फोर्स हो गया F21 वेक्टर, 2 पे लग रहा है 1 के थ्रू और 1 पे लगेगा 2 के थ्रू, तो वो फोर्स लगेगा इधर। इसको डिनोट करेंगे अपन F12 वेक्टर से। अब देखिए इस डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, F12 फोर्स की डायरेक्शन में इधर होगा। तो 2 से 1 की तरफ लग रहा है तो इनिशियल पोजीशन कौन सी है 2 और फाइनल पोजीशन कौन सी है 1, तो R21 कैप और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा आपका R21 वेक्टर। और 1 के थ्रू 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, मतलब Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन कौन सी हो गई 1 हो गई और फाइनल पोजीशन कौन सी हो गई 2। तो इसको लिखेंगे अपन R12 कैप और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा इसके लिए R12 वेक्टर। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1। तो देखो बच्चों 2 पे लगने वाला फोर्स 1 के थ्रू F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। हाँ भाई F21 के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है R12 का स्क्वायर और डायरेक्शन क्या है R12 है। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर ले लेते हैं फर्स्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। अब हम Q1 पर फोर्स निकालेंगे किसके थ्रू, Q2 के थ्रू। तो Q1 पर Q2 के थ्रू जो लगने वाला फोर्स है वो है F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू, बोलिए बच्चों क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपॉन, हाँ भाई F12 वेक्टर की डायरेक्शन में फोर्स F12 वेक्टर की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R21 और R21 वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या है R21 कैप। तो मैं इसको लिखूंगा R21 स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए R21 कैप, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझिएगा बेटा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है R21 वेक्टर और R12 वेक्टर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों, जो आपका R12 वेक्टर है वो Q1 से Q2 के बीच का डिस्टेंस है और जो R21 वेक्टर है वो Q2 से Q1 के बीच का डिस्टेंस है। तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस तो दोनों कंडीशन में इक्वल होगा। तो हियर
r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो r21 कैप है, r21 कैप ये तो है f12 वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वो क्या है r21 कैप। r21 कैप की डायरेक्शन इधर है और r12 कैप की डायरेक्शन इधर है, यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं r21 जो कैप है वो माइनस ऑफ r21 कैप के बराबर होगा, नहीं होगा भाई, नेगेटिव वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो मैं r21 कैप को माइनस ऑफ r12 कैप लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से f12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of q1 mod of q2 अपॉन, फोकस कीजिए, r21 स्क्वायर, हम r21 की जगह r12 यूज में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? तो मैं यहाँ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ r21 है इसलिए मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ r12 का स्क्वायर, और यहाँ r21 कैप है, r21 कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ r12 कैप। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या बच्चों, f12 वेक्टर इज इक्वल टू, जो माइनस है उसको आगे ले रहा हूँ, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of q1 mod of q2 अपॉन r12 स्क्वायर r12 कैप। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से फोकस करो, फर्स्ट इक्वेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of q1 mod of q2 mod of q1 mod of q2 r12 का स्क्वायर r12 का स्क्वायर r12 कैप, ये पूरा किसके बराबर है, f21 वेक्टर के बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूं f12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ f21 वेक्टर। मतलब क्या है कि f12 वेक्टर है q1 चार्ज पर q2 चार्ज के थ्रू लगने वाला फोर्स, और f21 वेक्टर क्या है, q2 चार्ज पर q1 चार्ज के थ्रू लगने वाला फोर्स। दोनों फोर्सेस एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। माइनस आने का मतलब क्या है, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। मतलब q1 चार्ज अगर q2 में फोर्स लगाएगा तो q2 चार्ज q1 पर सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों फोर्सेस की क्या होगी, अपोजिट। तो अपन इससे प्रूफ कर सकते हैं, सो दैट कूलॉम लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। कूलॉम लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो कूलॉम लॉ फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ के लिए अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, इसमें दो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज दिए q1 और q2। q1 का पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर और q2 का पोजीशन वेक्टर है r21 वेक्टर। दोनों चार्ज q1 और q2 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव, मतलब दोनों चार्ज का नेचर कैसा होगा, सेम। और जब सेम नेचर होगा तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। q1 चार्ज पर q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है कौन सा, f12 वेक्टर, और q2 चार्ज पर फोर्स लगा रहा है q1 कौन सा, f21 वेक्टर। अब देखिए f21 वेक्टर की डायरेक्शन में जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r12 कैप। कैसे दिया है, मैंने लास्ट प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि हमें फोर्स f21 वेक्टर जो फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन है वो q1 से q2 की तरफ है। मतलब 1 इनिशियल पोजीशन है q1, 1 तो इनिशियल पोजीशन है और 2 कौन सी पोजीशन है, फाइनल। तो पहले हम इनिशियल पोजीशन लिखते हैं और फिर कौन सी पोजीशन लिखते हैं, फाइनल पोजीशन। तो r1 इनिशियल पोजीशन, 2 फाइनल पोजीशन, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर काम लेते हैं, यूनिट वेक्टर। और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, r12 वेक्टर। सिमिलरली f12 वेक्टर की डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2 से 1 की तरफ है, तो 2 इनिशियल पोजीशन है और 1 फाइनल पोजीशन है, तो r21 कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, r21 वेक्टर। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला किस पे, पॉइंट चार्ज q2 पर, ड्यू टू पॉइंट चार्ज q1। उस फोर्स को डिनोट कैसे किया, f21 वेक्टर से। फार्मूला क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of q1 mod of q2। डिस्प्लेसमेंट कितना है f21 वेक्टर की डायरेक्शन में, r12 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, r12 स्क्वायर होता है, और डायरेक्शन के लिए क्या ले रहे हैं अपन, r12 कैप। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। अब हम q1 चार्ज पे फोर्स निकालेंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज q1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज q2। तो q1 पर q2 के थ्रू लगने वाला फोर्स कितना है, f12 वेक्टर। तो f12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2। हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, r21 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड r21 का स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर r21 क्या है। अब एक चीज सिंपल सी बात सुनिए, r21 वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है q2 से q1 की तरफ और r12 वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट है वो q1 से q2 की तरफ। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। दूसरी बात क्वेश्चन वेक्टर देखिए, r12 कैप तो है इधर की तरफ और r21 कैप है इधर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वेक्टर है। तो नेगेटिव वेक्टर है तो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नेगेटिव वेक्टर है तो मैं लिख सकता हूं कि r21 जो कैप होगा वो माइनस ऑफ r12 कैप के बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखिए f12 वेक्टर एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, q1 q2 एज इट इज। r21 की जगह मैंने क्या लिख दिया, r21 की जगह मैंने क्या लिख दिया, r12 लिख दिया यार, r12 का स्क्वायर। और r21 कैप की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस ऑफ r12 कैप। माइनस को आगे ले लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2 अपॉन r12 का होल स्क्वायर r12 कैप। अब ये वाला जो स्टेप है, ये वाला इस स्टेप को आप इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर कीजिए। f21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2 मॉड ऑफ q1 मॉड ऑफ q2 r12 का होल स्क्वायर r12 का होल स्क्वायर r12 कैप r12 कैप। इस पूरे की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया, f21 वेक्टर। तो f12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ f21 वेक्टर। माइनस बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, मींस ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। अगले वाले नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू वेरी मच।